नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों ये इन्वायरमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग का पीडीएफ है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं और इस पर आप वीडियो को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा और ये क्विक रिवीजन के पर्पज से बनाए गए नोट्स हैं। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उसके बाद इसे देखिए तो और बेहतर समझ में आएगा और एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। इसमें नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको लगातार मिलते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह शेयर की जाती हैं तो वो फायदेमंद होती हैं, उनसे परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण घास स्थलों के बारे में। जो घास भूमियाँ होती हैं वो विश्व में कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। और आप जानते हैं कि बर्फीले इलाकों जैसे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है उसको छोड़कर घास भूमियाँ प्रायः हर जगह पाई जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इन घास भूमियों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उन्हीं नामों को हम देखने वाले हैं और इनसे अनेकों बार प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। देखिए एक तरफ देश का नाम दिया है, देश या क्षेत्र दिया हुआ है, और दूसरी तरफ घास स्थल मैदान दिए हुए हैं। वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, कंट्री या रीजन, और इधर लिखा हुआ है ग्रासलैंड प्लेन्स। तो देखिए इसमें पहला दिया है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ दो अलग अलग देशों के नाम हैं। तो पहला ब्राज़ील है और इसे जरा सा जूम कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत छोटा दिखाई देता है तो थोड़ा बड़ा करके देखा जा सकता है। यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका में पहले ब्राज़ील को देखते हैं। तो यहाँ पर जो घास मैदान पाए जाते हैं या घास की भूमियाँ पाई जाती हैं उनको कंपास या कैंपोज कहा जाता है। कुछ जगह पे कंपास लिखा हुआ होता है तो वही बात है, ये उच्चारण की गलतियाँ हैं, कैंपोज या कंपास। इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका में ही वेनेजुला में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ जो घास भूमियाँ होती हैं उनको लानोस कहा जाता है। ये तो बात हो गई दक्षिण अमेरिका की। यहाँ पर दो हमने देखा, पहला कैंपोज देखा और दूसरा लानोस देखा। अब इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की ओर चलते हैं। तो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका यानी जो मध्य अमेरिका का हिस्सा है वहाँ पे घास भूमियों को प्रेयरीज कहा जाता है। प्रेयरी घास भूमियाँ ये नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमियाँ हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। ये सब आपने रटा भी होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। कैंटरबरी ग्रासलैंड ये न्यूजीलैंड के हो गए। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में चलते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं। तो साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घास भूमियों को वेल्ड्स कहा जाता है। यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं, रहती है घास ही लेकिन यहाँ संबोधन बदल जाते हैं तो इन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। इसके बाद हंगरी में पुस्टाज कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और यूरोप और उत्तरी एशिया, यहाँ पर दोनों एक साथ दे दिया है। तो यूरोप और उत्तरी एशिया वाला जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है इसमें घास भूमियों को स्टेपीज कहा जाता है। इसके बाद अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियाँ जो है उनको सवाना कहा जाता है। इसके बाद यहाँ साउथ अमेरिका में आप अर्जेंटीना और उरुग्वे में चले आइए। अभी पीछे हमने दक्षिण अमेरिका को देखा है, वहाँ पे हमने वेनेजुला और ब्राज़ील को देखा, लेकिन यहाँ हम देखने वाले हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे को। तो यहाँ जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं उनको पंपास के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से हमने ग्रासलैंड देखे, इन्हें आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर किया। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं इनसे प्रायः प्रश्न बनते हैं और हर जो नया इसमें डिक्लेयर होता है या यूनेस्को के अंडर में आ जाता है, जो उनका मैन एंड बायोस्फीयर वाला प्रोग्राम है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे जितने भी भारत में हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। यहाँ जो टेबल बनी है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसे छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कवर करना है। देखिए यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ लिखा हुआ है वर्ष, ये साल है, और उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल उस बायोस्फीयर रिजर्व का कितना है वो वर्ग, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल एरिया, और स्टेट दिया हुआ है किस राज्य में स्थित है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे मेन फौना क्या पाया जाता है, मतलब मुख्य जीव जंतु कौन से हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। और कोई खास जीव जो होता है या जीव प्रजाति होती है वो किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क की विशेषता होती है, तो उसका नाम अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ शुरुआत होती है डिब्रू सखोवा से और यह असम राज्य में है, आप जानते हैं। इसकी जो यहाँ वर्ष दिया हुआ है वो 1997 है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ये 765 स्क्वायर किलोमीटर में इतना मौजूद है। यहाँ पर मुख्य जो जीव जंतु हैं वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं, सबको एक एक को नहीं गिनेंगे, लेकिन जो मेन है उनको देखना है। तो यहाँ सुनहरा लंगूर पाया जाता है, गोल्डन लंगूर जो है यहाँ पे मुख्य प्राणी के तौर पे देखा जाता है। ये हम बात कर रहे थे डिब्रू सखोवा की और इसका जो वर्ष है वो 1997 है। क्षेत्रफल याद रखिएगा 765। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा में क्षेत्रफल आपको अंकों के आधार पर पूछेगा कि 765 है, 720 है, 711 है, बताइए इसमें से कौन सा सही है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे बड़ा और छोटा ये आपको देखना होगा। तो बड़ा और छोटे का निर्णय भी आप तभी कर पाएंगे जब क्षेत्रफल की सही जानकारी आपके पास होगी। फिलहाल ये असम राज्य में है और सुनहरा लंगूर यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं दिहांग दिबांग ये अगला है, 1998 ये वर्ष हो गया और क्षेत्रफल इसका काफ़ी अच्छा खासा है। ये कितना है 5111 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। और इसका राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर जो मेन जीव जंतु पाए जाते हैं, फौना पाया जाता है, उसमें मृग हिरण को मस्क डियर कहा जाता है। तो इसका जो हिंदी उच्चारण है वो कस्तूरी मृग के तौर पे ज़्यादा सही रहेगा। इसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है और कस्तूरी नाम का जो रासायनिक पदार्थ होता है उसकी महक इतनी तीव्र होती है कि ये हिरण खुद ही बेचैन होकर इधर उधर भागता है उस महक की खोज में। तो कस्तूरी मृग की ये कहानी है। फिलहाल ये यहाँ पर पाया जाता है। मिश्मी तकिन पाया जाता है, लाल गोरस पाया जाता है और एशियाई काला भालू पाया जाता है। एक भूरे भालू भी होते हैं। तो यहाँ पर जो काला वाला भालू है ये एशिया का नेटिव है, ये यहाँ पर पाया जाता है। इतना हमने देखा। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में दी हुई है। ये मस्क डियर है, उसके बाद मिश्मी तकिन है, रेड गोरल है और एशियाटिक ब्लैक बियर है। इतना देखने के बाद अब अगले वाले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला है आपका पंचमढ़ी। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में है, जानते ही हैं। और इसका क्षेत्रफल देख लीजिएगा 4926 स्क्वायर किलोमीटर और 1999 ये इसका वर्ष है। यहाँ पर जो मुख्य जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें विशाल गिलहरी यानी जो जाइंट स्क्वायरल है वो मिलती है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि उड़न गिलहरी क्या है, इसके पंख होते हैं चिड़िया की तरह? नहीं, चिड़िया और चमगादड़ की तरह। चमगादड़ भी हालांकि अपनी त्वचा को फैलाकर ये पंखों का पूरा आकार फैलाता है। तो यहाँ जो उड़न गिलहरी है ये उड़ती नहीं है, ये असल में लंबी छलांग लगाती है। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए बहुत लंबी छलांग लगा देती है। तो देखने में लगता है कि उड़ रही है, लेकिन प्रायः जो हमारे आसपास पाई जाने वाली गिलहरियां हैं वो भी यही काम करती हैं। हालांकि उनकी छलांग इतनी लंबी नहीं होती है, तो वो अपनी पूंछ को पैराशूट की तरह से यूज़ करती हैं। वही हाल इस गिलहरी का भी है। तो ये उड़न गिलहरी है और विशाल जो जाइंट स्क्वायरल है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। पंचमढ़ी को हमने देखा। उसके बाद जो अगला है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये वर्ष आप देख लीजिए सन 2000। और यहाँ जो क्षेत्रफल है उसको ध्यान दीजिएगा 2619 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी अवस्थिति है सिक्किम में, यानी कंचनजंगा जो पर्वत क्षेत्र है, हिमालयी पूरा इलाका है, ये सिक्किम राज्य हो गया। और यहाँ पर जो मुख्य जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें लाल पांडा है यानी रेड पांडा और दूसरा हिम तेंदुआ। हिमालयन जितने भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क दिखाई देंगे वहाँ पे अक्सर आपको स्नो लेपर्ड के बारे में दिख जाएगा। तो ये भी काफ़ी संकट में पड़ा हुआ प्राणी है, इसका अवैध शिकार और ऐसे भी जलवायु परिवर्तन का इस पर खासा असर पड़ रहा है। बर्फीला क्षेत्र इसका आवास होता है। तो ये हिम तेंदुआ यहाँ की विशेषता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, अगस्त्यामलाई को देख लेते हैं दक्षिण की ओर। अभी हमने उत्तर की सैर की है, दक्षिण को देखते हैं। तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये 3500 स्क्वायर किलोमीटर है। ये वाली जो टेबल का हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग क्षेत्रफल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके राज्यों को अगर देखा जाए तो 2 राज्यों में ये फैला हुआ है, कभी कभी 1 से ज़्यादा राज्यों में भी विस्तार होता है। तो तमिलनाडु और केरल, इन दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। यहाँ पर जो विशेषता है या विशिष्टता आप कह सकते हैं वो नीलगिरी ताहर की है और हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हाथियों की विशिष्टता है। हालांकि हाथी भी अब काफ़ी संकट में आ गए हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ दिन में इनकी भी कंडीशन डायनासोर वाली होने वाली है। फिलहाल नीलगिरी ताहर है और हाथी है। इसके बाद अचान कमार अमरकंटक को देख लीजिए सन 2005 और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3835 है। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी वर्ग किलोमीटर में, इतना देखिए। और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे, लेकिन जब इनका विभाजन हो गया तो फिलहाल ये 2 राज्यों में है। और यहाँ की विशिष्टता के तौर पे अगर देखा जाए तो काला हिरन यहाँ पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, चिंगारा लिखा है, असल में चिंकारा होता है, भेड़िया यहाँ पे पाए जाते हैं और जाइंट स्क्वायरल यानी विशाल गिलहरी यहाँ भी मिलती है। उसी को यहाँ नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। काले हिरन को ब्लैक पग कहा जाता है। इसके अलावा चिंकारा है और वुल्व्स पाए जाते हैं और जाइंट स्क्वायरल यहाँ पर मिलती है। इतना हमने देखा। ये हम बात कर रहे थे अचान कमार अमरकंटक की। इसके बाद जो अगला वाला है उसको देखते हैं। तो कच्छ का रण जो ग्रेटर वाला हिस्सा है इसको हम लोग देख रहे हैं। ये सन 2008 का है और यहाँ इसका क्षेत्रफल देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नमकीन रेगिस्तान, पूरा श्वेत मरुस्थल है और चंद्रमा की रोशनी में ये काफ़ी अच्छे तरीके से चमकता है। फिलहाल यहाँ पे 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गुजरात इसकी लोकेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर जो मुख्य यहाँ का नेटिव प्राणी है वो भारतीय जंगली गधा है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंडियन वाइल्ड ऐश। इसके बाद कोल्ड डेजर्ट को देखिए। कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल इसे कहा जाता है। इसका जो वर्ष है वो 2009 है। 7,770 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश इसकी लोकेशन है और स्नो लेपर्ड यहाँ की विशेषता है। यहाँ आपने देखा डेजर्ट जो है वो शीत भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। किसी भी क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ वर्षा की मात्रा कितनी है, औसत वार्षिक वर्षा वहाँ पे कितनी है, उसी के आधार पे वो क्षेत्र रेगिस्तान में डाला जाता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहाँ तापमान कितना है, ठीक है। उसके बाद शेषांचलम को देखिएगा, उसके ठीक नीचे है। तो इसका जो वर्ष है वो सन 2010 है और यहाँ 4,756 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका टोटल क्षेत्रफल यानी विस्तार है।
आंध्र प्रदेश राज्य इसकी लोकेशन है, स्थिति है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु हैं उसमें स्लेंडर लोरिस का नाम आता है और पेंगोलिन का नाम आता है, जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर देखा जाता है। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, स्लेंडर लोरिस और पेंगोलिन। और इनके बारे में कुछ खास बात यह है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद जो अगला हम इसमें बायोस्फीयर रिजर्व देखने वाले हैं वो है पन्ना, और 2011 ये इसका वर्ष है और इसका क्षेत्रफल है 2999 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य इसकी अवस्थिति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ जो पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं, अच्छा एक चीज़ और है, एक राज्य में अगर एक से ज़्यादा आपको बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर जीवों की प्रजातियों में भी समानता दिखाई देगी, क्योंकि उस राज्य की भौगोलिक स्थितियाँ और जलवायु एक जैसी या मिलती जुलती पाई जा सकती है। तो यहाँ हमने देखा, इसमें चीता यहाँ देखा गया है, तो चीता नहीं है, असल में ये बाघ है। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, इसकी जो अंग्रेजी दी है उसमें टाइगर लिखा है, तो ये बाघ हो जाएगा। उसके अलावा चीतल, चिंगारा मतलब चिंकारा, और उसके बाद सांभर और आलसी भालू, जिसको कि स्लोथ बियर कहा जाता है। इसका अनुवाद थोड़ा सा विचित्र किया गया है। अंग्रेजी वाला देखिए, उसमें कहा गया है टाइगर यहाँ पे पाया जाता है, इसके अलावा चीतल पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, सांभर यहाँ मिलता है और स्लोथ बियर यहाँ पर पाया जाता है। ये सब यहाँ के मुख्य जीव हैं और हम बात कर रहे थे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। इसके बाद मन्नार की खाड़ी की ओर बढ़ चलते हैं, पश्चिम की ओर। तो गल्फ ऑफ मन्नार 1989, और इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी अच्छा खासा है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। तमिलनाडु का तट इसकी लोकेशन है, यहाँ पे कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ये आपने देखा। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है, वैसे तो बहुत सारे समुद्री जीव हो सकते हैं, लेकिन डुगोंग या जो समुद्री गाय होती है, जो कि समुद्र के जो छिछली सतह होती है वहाँ पे जमी हुई घास को खाती है, शाकाहारी और ये स्तनधारी प्राणी होती है। तो ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। अवैध शिकार की वजह से ये भी काफ़ी संकट में आ गई है। इसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं। तो इसका जो वर्ष है वो 1986 है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल जो है वो 5,520 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 3 राज्यों में विस्तृत है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तमिलनाडु में भी इसका कुछ हिस्सा है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है, मतलब 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो जरा बताइएगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इन तीनों राज्यों में से किसमें ज़्यादा पार्ट पड़ता है, मतलब किसका बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी ताहर और जो सिंहपुच्छी मकाक होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाक इसको कहा जाता है, और नीलगिरी ताहर, ये दोनों यहाँ की विशेषता है। इसके बाद अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 यानी 1988, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,497 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य इसकी लोकेशन है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वो ये वाले नहीं है, ये कॉपी कर दिया है, मतलब ऊपर वाला नीचे भी दे दिया है। असल में यहाँ पर हिमालयन ताहर पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहर के अलावा जो उत्तर की तरफ जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाने वाली ताहर की जो प्रजाति है उसको हिमालयन ताहर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि नंदा देवी के नाम से आप यहाँ देख रहे हैं, स्नो लेपर्ड यहाँ पाया जाता है, ब्राउन बियर पाया जाता है, लंगूरों की प्रजातियाँ मिलती हैं, और हिमालयन मस्क डियर भी यहाँ पाया जाता है। जो हिमालयन कस्तूरी मृग है वो भी यहाँ पर मिलता है। ये सब यहाँ पाए जाने वाले जीव हैं, तो इसे जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर नोकरेक को देखिएगा। नोकरेक की जो वर्ष दिया हुआ है वो 1988 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये छोटा सा है, 820 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं होता है जब बात बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क की हो रही हो। और उसके बाद मेघालय राज्य इसकी लोकेशन है। लाल पांडा यहाँ की विशेषता है, और ये जो रेड पांडा होता है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा आप देखते हैं उतना बड़ा नहीं होता है, उतने बड़े आकार का नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन देखने में मिलता जुलता ही पांडा जैसा ही होता है। इसके बाद मानस बायोस्फीयर रिजर्व को आप देखिए 1989, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,837। यहाँ पर देखिएगा, इतने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, असम राज्य में है। और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतुओं में लाल पांडा है और सुनहरा लंगूर है, जिसे कि आप यहाँ इंग्लिश में भी देख रहे हैं, रेड पांडा है और गोल्डन लंगूर है, ये आपने देखा। उसके बाद अब इसमें आगे चलते हैं, सुंदरवन को देख लेते हैं। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये 1989 का है, और यहाँ अगर इसका क्षेत्रफल आप देखिए तो 9,630 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये विस्तृत है। पश्चिम बंगाल राज्य इसकी लोकेशन है, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीवों में वैसे तो कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर का ये आवास है, इसका हैबिटेट है, और ये एकमात्र ऐसा टाइगर का आवास है जो कि एक आर्द्र भूमि के तौर पर देखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और पानी और आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसा आवास एकमात्र यहीं पर टाइगर का पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रेट निकोबार को देख लीजिए। तो 1989 ये इसका वर्ष हो गया, और 885 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये इसकी स्थिति है राज्य के तौर पे। और यहाँ अगर आप देखें तो मुख्य जीवों के तौर पे देखा जाए तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, यानी जो खारे पानी में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो यहाँ की विशेषता है। इसके बाद सिमलीपाल में चलते हैं। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये आप जानते ही हैं। इसका यहाँ जो वर्ष आप देख रहे हैं वो 1994 है, और इसका क्षेत्रफल देख लीजिएगा 4,374 स्क्वायर किलोमीटर ये दिया हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीवों में गौर है, रॉयल बंगाल टाइगर है और जंगली हाथी है, वाइल्ड एलिफेंट जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। गौर जो है, यहाँ गौर दिया हुआ है, उसे आप गौर भी कह सकते हैं। ये गोवंशीय पशु होता है, इसकी सींग काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती है, शानदार सींग वाला होता है,
और सिर पर जो हल्का ऊपर का रंग होता है वो हल्का भूरा जैसा होता है और बाकी शरीर काला होता है। जैसे जैसे ये उम्रदराज होता जाता है, मतलब इसकी प्रौढ़ावस्था आती है, वैसे वैसे इसके शरीर का रंग गहरा होता जाता है और घुटनों घुटनों तक इसके पैर में सफ़ेद रंग होता है। ऐसा लगता है कि मोजे पहन रखे हैं, शॉक्स पहन रखे हैं इसने, ऐसा मालूम होता है। और काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, इसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो लगता है कि जिम ज्वाइन कर लिया है। तो ये शाकाहारी एक तरह से मस्कुलर मैन है, इसे आपने देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गौर जो है या गोर ये बफेलो की प्रजाति का है, मतलब इसे लोग बायसन से कंपेयर करते हैं, लेकिन बायसन जो है वो अलग होता है, गौर जो है ये गोवंशी है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिए अगला वाला, इसमें दिया हुआ है यूनेस्को का विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पीछे हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क की रिकॉग्निशन है वो किनको प्राप्त हुई है उन्हें हम देखने वाले हैं। तो एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया है और अंत में दिया हुआ है कि इन्हें इंक्लूड किया जाता है यूनेस्को की लिस्ट में, कब, वो वर्ष दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले सिमलीपाल है और सिमलीपाल ओडिशा में है, ये हमने पीछे देख ही रखा है। 2009 में इसको यूनेस्को की सूची में स्थान दिया जाता है। जो मैब नाम का प्रोग्राम है उसी के चलते ये बायोस्फीयर रिजर्व इसके दायरे में लाए जाते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर ये इसका फुल फॉर्म है। तो सिमलीपाल को आपने देखा, इसे 2009 में शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जितने भी आप यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं और भारत में स्थित है। इनके बारे में डिटेल में हमने पीछे देखा है, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इन्हें यूनेस्को में कब इंक्लूड किया गया। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी को देखिए, तमिलनाडु इसकी लोकेशन है राज्य के तौर पर, और 2001 में इसको यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया, यानी स्थान दिया गया। इसके बाद ग्रेट निकोबार को देखिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी जो राज्य है वो इसकी लोकेशन है और 2013 में इसको उसमें स्थान दिया गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगस्त्या मलाई को देख लीजिए, ये तमिलनाडु राज्य में है और 2016 में इसको जो मैप की लिस्ट है, मतलब यूनेस्को की लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया। इसके बाद नोकरेक को देखिए, तो नोकरेक जो है ये मेघालय में है, इसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। अब देखिए नोकरेक जो है वो मेघालय में है और इसकी जो स्थापना का, यहाँ माफ कीजिएगा, मैप प्रोग्राम और यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने का वर्ष है वो 2009 है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए अमरकंटक और अचानकमार, मतलब अचानकमार अमरकंटक जिसे आप कहते हैं, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य ये इसका विस्तार है। 2012 में इसको इस यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया। इसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को देख लीजिए, तो ये 3 राज्यों में फैला है, इसे हमने पीछे भी देखा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसमें इसका विस्तार है। सन 2000 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद पंचमढ़ी को देखिएगा, यहाँ पर है और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश राज्य में है, यहाँ आप इसकी अवस्थिति देख रहे हैं और इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया सन 2009 में। इसके बाद कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को देखिए, सिक्किम राज्य में है। 2018 में इसको यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें स्थान दिया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2018 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इसके बाद सुंदरवन ठीक नीचे ही है, पश्चिम बंगाल राज्य इसकी लोकेशन है और 2001 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया। इतना देखा आपने, और 2 और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड राज्य में है, इसे हमने पीछे देखा था। सन 2004 में इसको यूनेस्को के अंतर्गत लाया गया। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये अभी 12वां लेटेस्ट है और मध्य प्रदेश राज्य इसकी लोकेशन है। अक्टूबर 2020 में अभी इसको नया नवेला शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमने बायोस्फीयर रिजर्वों की पूरी लिस्ट देखी जो कि यूनेस्को की सूची के अंतर्गत आते थे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क को। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का वर्ष देखेंगे और उनकी अवस्थिति यानी उनकी जो लोकेशन है वो देखेंगे। तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का वर्ष और अवस्थिति, और वही लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड लोकेशन ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो पहले यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखेगा, उसके बाद यहाँ वर्ष है और यहाँ जिला है और ऊपर राज्य का नाम है। सबसे ऊपर किस राज्य में कितने मात्रा में है या कौन कौन से हैं ये आपको पता चलेगा। तो पहले उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और इसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है और वो कौन सा है आप जानते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, स्थापना का वर्ष। लखीमपुर खीरी जिला ये इसकी लोकेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। मात्र उत्तर प्रदेश में अभी तक एक ही है। उसके बाद बिहार में चलते हैं, तो बिहार में भी एकमात्र ही है। यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो ये बता रही है कि राज्य में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये 1989 में स्थापित हुआ था और पश्चिमी चंपारण जिला ये इसकी लोकेशन है। ऐसे हमने उत्तर प्रदेश और बिहार को देखा। अब अगला राज्य जो है वो सिक्किम है। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। 1977 ये इसकी स्थापना का वर्ष है और नॉर्थ सिक्किम ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद नागालैंड में चलते हैं, तो नागालैंड में एक ही है और वो कौन सा है, इटांकी है, ये आप जानते हैं। 1993 ये इसकी स्थापना का वर्ष है और दीमापुर इसकी लोकेशन है जिले के तौर पे। इसके बाद लद्दाख में चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर एक ही है और वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही थे तो ये पूरा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी लद्दाख का विभाजन हो गया, मतलब वो अलग हो गया एक यूटी के तौर पे, तो ये चला गया हेमिस उसमें। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये 1981 में स्थापित हुआ था, लेह जिला इसकी लोकेशन है, ऐसा आपने देखा। इसके बाद झारखंड में चलते हैं, तो झारखंड में एक है और वो कौन सा है, बेतला।
यहाँ आप देख पा रहे हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और 1986 इसकी स्थापना का वर्ष है। लातेहार जिला इसकी लोकेशन है। इसके बाद गोवा में चलिए तो गोवा में भी एक ही है, और वो कौन सा है, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख रहे हैं। 1992 इसकी स्थापना का वर्ष है और उत्तरी गोवा इसकी लोकेशन है। इतना हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश को देखिए, यहाँ पर दो है। कौन कौन से हैं, एक तो माउलिंग है और दूसरा नामदफा है। तो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना का वर्ष है 1986, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और अपर सियांग ये इसकी लोकेशन है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये 1983 का है, चंगलांग इसकी लोकेशन है। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हो गए। इसके बाद हरियाणा राज्य को देख लीजिए, तो हरियाणा राज्य में दो है, एक तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा सुल्तानपुर है। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये हरियाणा का है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है सन 2003, यमुनानगर जिला इसकी लोकेशन है, यहाँ आप देख रहे हैं। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये 1989 का है। गुरुग्राम यानी जो गुड़गांव है, पहले के समय में गुड़गांव और अभी जो नया नाम है वो गुरुग्राम, यहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद मणिपुर को देखिए, तो मणिपुर में किम्बुल लमजाओ है और सिरोही है, यहाँ आप दोनों को देख रहे हैं। तो किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये 1977 का है, बिशनपुर इसकी लोकेशन है। और सिरोही की अगर स्थापना का वर्ष देखें तो ये 1982 का है, और पूर्वी इम्फाल यानी ईस्ट इम्फाल जो है ये इसकी लोकेशन है। अवस्थिति को हम देख रहे हैं। इसके बाद ओडिशा में चलिए, तो ओडिशा में यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो हैं, सिमलीपाल है और भितरकणिका है। ये दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नेशनल पार्क के तौर पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये 1980 में स्टैब्लिश हुआ था, मयूरभंज जिला ओडिशा का, ये इसकी लोकेशन है। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ये 1988 का है, मतलब बाद में 8 साल बाद ये स्थापित होता है। केंद्रपाड़ा जिला ये इसकी लोकेशन है। इतना आपने देखा। इसके बाद मिजोरम को देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने का काम ये राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार उस क्षेत्र का महत्व समझते हुए उसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देती है। लेकिन स्थिति तब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जब एक से ज़्यादा राज्यों में उसका या उस क्षेत्र का विस्तार होता है। तो ऐसे में फिर उन राज्य सरकारों की, जितने भी राज्यों में वो क्षेत्र विस्तृत है, उन राज्य सरकारों की सहमति लेकर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार करती है। ऐसी कंडीशन जब पैदा होती है तो, और एक ही राज्य में है तो वहाँ जो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का काम है वो राज्य सरकार का होता है। इसके बाद भितरकणिका को आपने देखा, ये केंद्रपाड़ा में है। आगे मिजोरम में दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो मुरलेन है, यहाँ आप देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है 1991, और इसका जो स्थान है वो चंफई है, यहाँ पर इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं। और अगला वाला है फांगनपुई, ये नाम थोड़ा सा विचित्र है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वाला जो नेशनल पार्क है इसके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1992 यानी 1992। और लवंगत लई ये जो जिला है ये कहाँ का जिला है, मिजोरम का, ये इसकी लोकेशन, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद अब मेघालय में चलिए, तो मेघालय में दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो बालप्रक्रम है राष्ट्रीय उद्यान, ये जो नेशनल पार्क है ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। दक्षिणी गारो हिल्स यानी साउथ गारो हिल्स ये इसकी लोकेशन है। और नोकरेक रिज, ये जो नोकरेक रिज नेशनल पार्क है ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। पूर्वी गारो हिल्स ये इसकी लोकेशन है, यानी ईस्ट गारो हिल्स ये इसका स्थान है। यहाँ तक हमने अलग अलग नेशनल पार्क को देखा। अब इसके बाद यहाँ पर नेशनल पार्क लिखे हुए हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। राज्यवार या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंतर्गत हम देख रहे हैं। यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर एक साथ यहाँ परोसा गया है, इसे आप देख पा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं वो 9 है, और इनकी स्थापना का वर्ष है और जिले यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में है। 1987 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। अंडमान जिला ये इसकी लोकेशन है। उसके ठीक नीचे, इसे क्रम से देखते चलिएगा और थोड़ा सा जूम कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान ये वाला है, और इसकी स्थापना का वर्ष है 1996। अंडमान जिला ये इसकी लोकेशन है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यानी सैंडल पीक नेशनल पार्क, इसकी स्थापना का वर्ष है 1987। अंडमान इसकी लोकेशन है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये जो नेशनल पार्क है इसका स्थापना का वर्ष है 1987, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और अंडमान इसकी लोकेशन है। इसके बाद उसी के ठीक नीचे कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान या कैम्बेल बे नेशनल पार्क है। 1992 ये इसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है। निकोबार इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, निकोबार में है। इसके ठीक नीचे गलाथिया बे नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, कैम्बेल बे के नीचे गलाथिया बे, और इसकी जो स्थापना का वर्ष है वो 1992 है। निकोबार इसकी लोकेशन है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये 1983 का है। अंडमान इसकी लोकेशन है। मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान यानी मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये जो है ये 1987 का है। अंडमान इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये सबसे लास्ट में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987 ये इसकी स्थापना का वर्ष है, और अंडमान इसकी लोकेशन है। यहाँ पर जिले, वर्ष और जो नेशनल पार्क है उनके नाम आपने देखे। इसके क्रम में आगे चलते हैं। अभी तेलंगाना राज्य बच गया था, तो तेलंगाना राज्य में अगर यहाँ देखा जाए तो केसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। हैदराबाद इसकी लोकेशन है।
उस समय तेलंगाना आंध्र का हिस्सा था, पूरा एक बड़ा सा आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका विभाजन होता है, काफ़ी बाद में। तो इसके बाद अगला वाला देखिए, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये 1994 का है, मतलब विभाजन से पहले ही स्थापित हुआ था, बाद में बंटवारे में ये तेलंगाना को मिल गया। रंगारेड्डी इसकी लोकेशन है। और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान ये 1994 का है, रंगारेड्डी इसकी भी लोकेशन है। यहाँ तक हमने तेलंगाना के जो 3 थे टोटल उनको देखा। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पापीकोंडा है, पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में स्थापित हुआ था, और पूर्वी और पश्चिमी जो गोदावरी जिला है वो इसका अवस्थिति के तौर पे देखा जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये 2005 का है, कुडप्पा जिला जो है इसकी लोकेशन है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यानी श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये 1989 में स्थापित हुआ था। चित्तूर और कुडप्पा दोनों जिलों में ये विस्तृत है। इतना हमने देखा। अभी असम की ओर चलते हैं, फिर से पूर्वोत्तर। तो यहाँ 5 है टोटल, और 5 कौन कौन से हैं देखिए। इसमें पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना का वर्ष है 1990। बारपेटा और बोंगाई गांव यहाँ पर ये विस्तृत है। 2 अलग अलग यहाँ जिले हैं, उनको एक साथ दिया हुआ है। इसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यानी नामेरी नेशनल पार्क ये 1998 का है, सोनितपुर जिला ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि आप ओरंग के नाम से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, 1989 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। माफ कीजिएगा, 1999 ये इसकी स्थापना का वर्ष है, ये 1999 है। और इसका अगर स्थान देखें कहाँ पर ये स्थित है, तो दरांग और सोनितपुर दोनों में ये फैला हुआ है, दोनों में इसका विस्तार है। डिब्रू सखोआ इसे हमने ऊपर भी देखा है, यहाँ ये 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ ये इसकी लोकेशन है। डिब्रू नाम से भी आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, और तिनसुकिया को याद रखिएगा। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो सबसे ऊपर रहना चाहिए लेकिन सबसे नीचे दिया है। ये है 1974 का, इन सब में सबसे पुराना। और गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर इन तीनों जिलों में, ये तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, वो इसका प्राकृतिक आवास है, ये आपने देखा। और बाढ़ की शिकायत यहाँ सबसे ज़्यादा प्रबल रहती है बाढ़ की वजह से। हालांकि बाढ़ इस क्षेत्र के लिए वरदान होती है, यहाँ की मिट्टी को या यहाँ की जलवायु को वो शुद्ध करने का काम करती है, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ के जीवों के लिए खतरा हो जाती है। ये स्थितियाँ हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, कौन कौन सा है। कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है, और इंद्रावती है। पहले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, बस्तर जिला इसकी लोकेशन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 का है, सरगुजा और कोरिया इसकी लोकेशन है। ये कोरिया विदेश नहीं है, अपने ही देश में। उसके बाद इंद्रावती कुटरू, ये कुटरू के नाम से भी कभी कभी आता है। फिलहाल इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दंतेवाड़ा जिला में है, और 1982 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी स्थापना हुई थी। यहाँ तक हमने छत्तीसगढ़ को देखा। अब इसके बाद गुजरात में चलिए, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर टोटल 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। गिरी या गिर राष्ट्रीय उद्यान आप इसे कहिए, यहाँ पे गिरी लिखा हुआ है लेकिन गिर नेशनल पार्क ये जो है ये 1975 का है, यहाँ स्थापना वर्ष। और जूनागढ़ ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी, ये वाला, यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में है, मैरीन नेशनल पार्क, बे ऑफ कच्छ। और 1982 इसकी स्थापना का वर्ष है, जामनगर जिला इसकी लोकेशन है। बंसदा या बांसदा इसको कहा जाता है नेशनल पार्क, ये वाला जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका आप देख पा रहे हैं 1979 का है। और नवसारी जिला इसकी लोकेशन है। इसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ सबसे नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गुजरात राज्य में है। और भावनगर जिला इसकी लोकेशन है, 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपने गुजरात के 4 जो नेशनल पार्क थे उन्हें देखा। अब इसके बाद नीचे है हिमाचल प्रदेश, और उसमें टोटल जो संख्या है वो 5 है। कौन कौन से हैं? एक तो खिरगंगा नेशनल पार्क है, 2010 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। कुल्लू जिला इसकी लोकेशन है। पिन वैली नेशनल पार्क ये 1987 का है। लाहौल स्पीति ये इसकी लोकेशन है। सिंबल बारा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क ये 2010 का है। सिरमौर इसकी लोकेशन है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 1984 का है। कुल्लू इसकी लोकेशन है। और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान ये 2010 का है। कुल्लू इसकी भी लोकेशन है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने हुए? 5 हुए। इसे हमने देखा। आगे चलते हैं। अगला जो है वो जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने लद्दाख को देख लिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर हाजिर हो गया है। इसमें 3 है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। श्रीनगर और पुलवामा ये दोनों में इसका विस्तार है या इसकी लोकेशन है। इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंदी वाला है और ये अंग्रेजी वाला है। 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। किश्तवाड़ और डोडा इन दोनों जिलों में ये, मतलब दोनों क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। उसके बाद सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये 1992 का है, सबसे बाद वाला। श्रीनगर इसकी लोकेशन है। इतना हमने जम्मू कश्मीर को देखा, जहाँ पर टोटल 3 है। इसके बाद अब कर्नाटक में चलते हैं, उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर। तो कर्नाटक में टोटल 5 हैं, और 5 कौन कौन से हैं? एक तो बनरघट्टा है, इसको बनेरघट्टा कहिए या बनरघट्टा कहिए, ये नेशनल पार्क है 1974 का। स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1974 है। बेंगलुरु इसकी लोकेशन। इसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, 1987 ये इसकी स्टैब्लिशमेंट का ईयर है। चिकमंगलूर और दक्षिणी कन्नड़ यानी जो साउथ कन्नड़ वाला इलाका है वो इसकी लोकेशन है, अवस्थिति है।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये 1988 का है और कोडागु और मैसूरू में ये फैला हुआ है। इसके बाद अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये अंशी नेशनल पार्क है, 1987 का है और नॉर्थ कन्नड़ ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर आप स्थापना वर्ष और लोकेशन देख पा रहे हैं। इसके बाद अंत में दिया है बांदीपुर, तो बांदीपुर का जो स्थापना का वर्ष है वो 1974 है। और इसमें अगर देखा जाए तो मैसूर और चामनगर नगर जो है, मतलब चामराज नगर इसको कहा जाता है, तो ये दोनों क्षेत्र इसमें इस अवस्थिति के तौर पे देखे जाते हैं, मैसूरू कहा जा सकता है। बांदीपुर के बाद अब चलते हैं केरल की ओर। अभी तक हमने किसको देखा, कर्नाटक को देखा और यहाँ पर टोटल है 5। केरल में देखते हैं, केरल में टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पंपादम शोला, अच्छा नाम है। तो पंपादम शोला नेशनल पार्क 2003 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। इडुक्की जिला केरल का जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। पेरियार नेशनल पार्क ये 1982 का है, इडुक्की और क्विलोन में ये फैला हुआ है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये जो है, मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसे आप कह सकते हैं, 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। पलक्कड़ जिला जो केरल का है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क ये वाला जो है ये 2003 का है और इडुक्की इसकी भी लोकेशन है। यहाँ पर आप एक क्रम से देख पा रहे हैं। और उसके नीचे इराविकुलम या जिसे आप एरविकुलम कहते हैं, यहाँ दोनों चीज़ है। तो एरविकुलम नेशनल पार्क इसकी स्थापना का वर्ष है 1978, इडुक्की इसकी भी लोकेशन है। इसके बाद मथीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई दे रहा है, 2003 इसकी स्थापना का वर्ष है, इडुक्की इसकी लोकेशन है। तो यहाँ इडुक्की, क्विलोन और पलक्कड़ में इनका जितने भी नेशनल पार्क हैं उनका विस्तार है। ये हमने केरल को देखा जिसमें की टोटल संख्या कितनी थी, 6 थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 11 टोटल। पहला आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है, संजय नेशनल पार्क 1981 स्थापना वर्ष है। सिद्धि नहीं होगा यहाँ पे, सीधी होगा। मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है वो इसकी लोकेशन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये 1981 का है, पंचमढ़ी जिला इसकी लोकेशन है। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये 1979 का है, 1979 भोपाल इसकी लोकेशन है। डायनासोर नेशनल पार्क जो है ये डायनासोर के जीवाश्म आदि यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं, धार जिला इसकी लोकेशन है और 2011 इसकी स्थापना का वर्ष है। कूनो नेशनल पार्क ये 2018 का है, श्योपुर और मुरैना दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। इसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 1968 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। उमरिया जिला जो है ये इसकी लोकेशन है। जीवाश्म नेशनल पार्क यानी फॉसिल नेशनल पार्क जिसे आप कहते हैं ये 1983 का है स्थापना के वर्ष के तौर पे। मंडला जिला जो मध्य प्रदेश का है वो इसकी अवस्थिति है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को देखिएगा तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना का वर्ष है काफ़ी पहले का है, 1955, और मंडला, बालाघाट और डिंडोरी इन तीनों जिलों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं, मंडला है, बालाघाट है और डिंडोरी है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना का वर्ष है वो 1959 है, इसके कुछ समय बाद का। और पन्ना और छतरपुर इन दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार है। जो एक से ज़्यादा में विस्तृत हैं, एक से ज़्यादा जिलों में फैले हुए हैं, उनको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क के तौर पे हम लोग जानते हैं, वैसे इसका नाम प्रियदर्शनी भी है। तो 1975 ये इसकी स्थापना का वर्ष है और सिवनी, छिंदवाड़ा दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसके बाद महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल कितने थे, 11। अब इसके बाद महाराष्ट्र में टोटल 6 हैं। जो नेशनल पार्कों की संख्या है अभी तक की वो कितनी है, 6। यहाँ पर देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, नागपुर इसकी यहाँ विस्तृत अवस्थिति का स्थान है। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को देखिएगा, उसके ठीक नीचे यहाँ पर 1983 इसकी स्थापना का वर्ष है, थाणे मुंबई ये इसकी लोकेशन है। तडोबा अंधेरी ये आप काफ़ी बार याद करते हैं, 1955 इसकी स्थापना का वर्ष है और चंद्रपुर इसकी लोकेशन है। यहाँ पर आप 3 देख चुके हैं, 3 और बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो चंदौली है, दूसरा गुमल है और तीसरा नवेगांव है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये 2004 में स्टैब्लिश हुआ था, सांगली जिला इसकी लोकेशन है। गुमल नेशनल पार्क या गुमल राष्ट्रीय उद्यान ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, अमरावती इसकी लोकेशन है। और नवेगांव नेशनल पार्क ये 1975 का है, गोंडिया इसकी लोकेशन है। ये हमने महाराष्ट्र में 6 जो नेशनल पार्क थे उन्हें देखा। अब इन्हें एक साथ भी देख सकते हैं आप, ये जो 6 आपको दिखाई दे रहे हैं ये महाराष्ट्र के। अब इसके बाद अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं तो राजस्थान इसमें आप देख सकते हैं। राजस्थान में पहला आपको केवलादेव दिखाई दे रहा है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981 इसकी स्थापना का वर्ष है, भरतपुर जिला इसकी लोकेशन है। इसके बाद मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे आप कहते हैं ये 1992 का है, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये फैला हुआ है, 2 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मुकुंदरा हिल इराई नेशनल पार्क जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोटा में स्थित है और 2006 इसकी स्थापना का वर्ष है। सरिस्का नेशनल पार्क ये 1979 का है, 1979 का, अलवर जिला इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके ठीक नीचे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, ये 1980 का है, सवाई माधोपुर जिला ये इसकी लोकेशन है। ये हमने राजस्थान को देखा। इसके बाद अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं। तो तमिलनाडु में पहला है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, 1989 का है, कोयम्बटूर जिला इसकी लोकेशन है। मुडुमलाई नेशनल पार्क ये 1990 का है, यहाँ वर्ष ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी इसकी लोकेशन है।
मुखूर्ती या मुखूर्ती जिसे कहा जाता है, ये नेशनल पार्क ये 1990 का है। नीलगिरी इसकी भी लोकेशन है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये 1976 का है, चेन्नई इसकी लोकेशन है। और अंत में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इस तौर पे ये 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था और रामनाथपुरम और तूतीकोरिन ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन भी याद रखिएगा। ये हमने देखा तमिलनाडु को। टोटल कितने थे? 5। अब इसके बाद त्रिपुरा की ओर चलते हैं। त्रिपुरा में 2 ही दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है पहला वाला, और दूसरा बिसोन या राजबरी नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है वो है। और दोनों की स्थापना का वर्ष 2007 है। अब इसमें जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है ये पश्चिमी त्रिपुरा में है यानी वेस्टर्न त्रिपुरा में, और बिसोन राजबरी नेशनल पार्क जो है ये दक्षिणी त्रिपुरा में है यानी साउथ त्रिपुरा इसकी लोकेशन है। इतना हमने देखा। क्लाउडेड लेपर्ड मतलब यहाँ पे जो हिम तेंदुए हैं, क्लाउडेड लेपर्ड जो होते हैं, उनकी प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद अब उत्तराखंड में चलिए। तो उत्तराखंड में टोटल 6 हैं, यहाँ ऐसा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो नंदा देवी है, इसके बाद राजा जी है, फिर फूलों की घाटी है मतलब फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर, इसके बाद कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इसके बाद गंगोत्री है और अंत में गोविंद है। तो एक क्रम से देखते चलते हैं। पहले नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। चमोली जिला इसकी लोकेशन है। अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड को, हिमालय की ओर चल दिए हैं। राजाजी नेशनल पार्क ये 1983 का है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से इसे राजाजी नेशनल पार्क कहा जाता है। देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें ये फैला हुआ है। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये 1982 का है। चमोली जिला इसकी भी लोकेशन है। जिम कार्बेट ये सबसे पुराना है, आप जानते ही हैं, ये आज़ादी से बहुत पहले का है, 1936 का। और नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद जिम कार्बेट के ठीक नीचे आप गंगोत्री को देख लीजिए। 1989 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। उत्तरकाशी जिला ये इसकी लोकेशन है। और गोविंद नेशनल पार्क ये 1990 का है। उत्तरकाशी जिला ये भी इसकी लोकेशन है। यहाँ तक हमने उत्तराखंड को देखा जिसमें कि टोटल 6 थे। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल को देखते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में भी 6 हैं। और कौन कौन सा है? तो बुक्सा है, गोरुमारा है, जल्दापाड़ा है, इसके अलावा सुंदरबन है और नेबोरा है। ये आपने देखा। और एक नीचे होगा, नीचे कौन सा है? ये सिंगालीला है। तो एक क्रम से देखते चलते हैं। पहले बुक्सा को देखिए। बुक्सा नेशनल पार्क ये 1992 का है। जलपाईगुड़ी जिला जो पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी है वहां पर इसकी अवस्थिति है। इसके बाद गोरुमारा, ये जो गोरुमारा नेशनल पार्क है ये 1992 यानी 1992 का है। जलपाईगुड़ी इसकी भी लोकेशन है, दोनों की सेम है। उसके बाद जल्दापाड़ा को देख लीजिए। यहाँ भी एक सिंग वाले गैंडों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन जो काजीरंगा है वो मेन इसमें फेमस है। 2014 ये इसका वर्ष है। और यहाँ अगर आप देखें तो जल्दापाड़ा ये इसकी लोकेशन है। नाम से भी स्पष्ट होता है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व तो हमने पीछे देखा ही, लेकिन ये वाला जो है ये नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त किया तो 1984 इसका वर्ष है। और यहाँ अगर देखा जाए इसका विस्तार तो उत्तरी दक्षिणी जो 24 परगना वाला क्षेत्र है वो पूरे इतने दायरे में फैला हुआ है। इसके बाद नेमोरा घाटी नेशनल पार्क या नेमोरा वैली नेशनल पार्क जिसे आप कहते हैं ये 1986 का है। दार्जिलिंग इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। यहाँ तक आपने देखा, लेकिन अभी 6वां बचा हुआ है। 6वां है सिंगालीला। तो सिंगालीला जो नेशनल पार्क है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1986 का इसका स्थापना का वर्ष है। दार्जिलिंग इसकी भी लोकेशन है। यहाँ तक देखने के बाद अगली जो हमारी सूची है उसमें हम देखेंगे भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व को देखा और यूनेस्को के अंतर्गत या यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी भारत के बायोस्फीयर रिजर्व थे उनको कवर किया। उसके साथ साथ हमने पूरे देश में राज्यवार जितने भी नेशनल पार्क थे उनको देखा। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।